तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहे कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। चलिए फटाफट जवाब देना है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट जवाब दीजिएगा कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब लगभग सभी के आ रहे हैं। यहाँ पर 1 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कुछ लोगों का आ रहा है बी नंबर। दोस्तों यहाँ पर दिया है धार्मिक अनुष्ठान। जब धार्मिक अनुष्ठान का नाम कर देता है ना, तो याद रखिए जब धार्मिक अनुष्ठान की बात करता है तब आपको बी लगाना है। ये है आपका यजुर्वेद है, याद रखिए यजुर्वेद। और इस वेद में गद्य और पद्य दोनों का ही संग्रह मिलेगा और इसका अंतिम भाग होता है ईशोपनिषद। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन लगाया है जिन लोगों ने बी, उसका राइट हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने लगाया है क्या ए नंबर। तो ए नंबर तो नहीं सही है भैया, आपका जो आंसर सही है वो आपका बी वाला सही है, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महावीर स्वामी की जो शिक्षा थी, अर्थात भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक शब्द बताया था कि जो आपका जैन धर्म होता है, और जैन धर्म में कहीं ना कहीं एक शब्द होता है आगम या आगम सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जिसका ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। महावीर जैन के शिष्यों ने महावीर के उपदेशों को ग्रंथों के रूप में संकलित किया है, जिन्हें आगम कहते हैं या आगम सूत्र कहते हैं। आपसे एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म का ग्रंथ क्या है, तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे आगम। क्या कहेंगे, आगम कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। यह जानकारी हमें अगुंतर निकाय के अलावा किस ग्रंथ से मिलती है। मतलब हमको ये तो पता है कि अगुंतर निकाय में पता है कि नहीं 16 शक्तिशाली आपकी शक्तियां थी जो वहां के महाजनपद थे, लेकिन इनमें से आप बताना है कौन सा ग्रंथ है जिसे और जानकारी हमें मिल सकती है। नमस्कार भैया, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। अच्छा आज गुड मॉर्निंग नहीं किया था क्या हमने। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। चलिए बताइएगा कि प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। ये जानकारी अगुंतर के अलावा और कहां से मिलेगी। तो दोस्तों 3 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिएगा भगवती सूत्र से मिलता है। क्या यहां पर भगवती सूत्र जिसका ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है, इसका जवाब यहां पर राइट हो जाएगा, भगवती सूत्र हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। मतलब जो सती प्रथा ये आज की नहीं है, सती प्रथा बहुत पहले से चलती आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भानुगुप्त का एक अभिलेख था, और ये अभिलेख कौन है, तो आपका एरन अभिलेख। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। देखा जाए तो सती प्रथा का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ज्ञान होता है, पता चलता है, ठीक है ना। और इसमें से एक गोपाल सेनापति की पत्नी थी, उनके सती होने का उल्लेख इसमें दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कंदरिया महादेव का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों बताना है कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन नंबर 5 को ऑप्शन देना है, और आपका जो जवाब है इनमें से राइट क्या हो सकता है, फटाफट जवाब देना है 5 नंबर। और 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है, आपके चंदेल शासक, ठीक है ना। याद रखिए चंदेलों ने करवाया था। और ये जो कंदरिया महादेव है मंदिर है ये कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मिलेगा, खजुराहो में स्थित आपका है, और निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था साथियों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। वास्तविक शक्तियां प्राप्त की, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन लॉक किया जाए, जल्दी से बताना है आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सबका जवाब सही आ गया है। कुछ लोग हैं जो प्रयास अच्छा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर नसरुद्दीन, क्या नसरुद्दीन महमूद शाह, जिसका ऑप्शन है सी नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिए बलबन ने अपनी बेटी की शादी जो किया था किससे किया था, नसरुद्दीन महमूद से कर दिया था, है ना। और महमूद शाह पहले टोपी सिलकर अपना जीवन चलाता था। ये हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन एक शासक टोपी सिलकर जीवन कैसे चला सकता है। अपना जीवन चलाने के लिए टोपी सिलकर काम करेगा तो जनता क्या करेगी भाई। तो इसका मतलब ये इसका शौक था। हम तो भैया शौक मानते हैं और इतिहास मानता हो तो मानता हो, लेकिन हम तो इसका शौक मानते हैं कि एक राजा हो टोपी सिलता हो और अपना जीवन यापन करता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके कौन थे, महमूद शाह, इन्होंने क्या किया था, बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था। उलूग खां की उपाधि महमूद शाह ने ही बलबन को दिया था, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 में किसके विरुद्ध लड़ा था।
चलिए जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहां पर आंसर देना है, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए दोस्तों देखिएगा, अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध हुआ और जो हुआ था 1612 में। और आप कहेंगे सर 1612 में जो स्वाली का युद्ध हुआ किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था पुर्तगालियों के खिलाफ से, है ना। यहाँ पर अंग्रेज और पुर्तगाली जो थे इनके बीच आपका युद्ध हुआ था और देखा जाए स्वाली के युद्ध में बुरी तरह से यहाँ पर पुर्तगालियों को हरा दिया था। और इस युद्ध के बाद अंग्रेज जो थे वो मुगलों से ज्यादा करीब आ गए, है ना। इनको हराने के बाद मुगलों से ज्यादा करीब आ गए थे कौन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंग्रेज आ गए थे, क्योंकि इसके पहले कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से ज्यादा संबंध अच्छे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। अब आप देख सकते हैं कि भैया गणेश महोत्सव, है ना, महाराष्ट्र में कितनी तेज आपका रहता है, सबसे ज्यादा वही होता है क्योंकि मेन है ही है वहां का। तो भैया आप कहेंगे गणेश महोत्सव की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा लोकमान्य तिलक। क्या हो जाएगा, लोकमान्य तिलक, जो कि 1893 में कब किया था, 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपत महोत्सव किया था। और वहीं पर दोस्तों 1895 में क्या हुआ था, 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया था। दोस्तों याद रखिएगा, दोनों पॉइंट एक साथ आपको नोट कर लेना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष जो आपका है इनमें से कौन सा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष जो पूछा गया है 9 का ऑप्शन इनमें से क्या होगा, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में। कहां पर है, 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक जो कि आपके उड़ीसा में हुआ था। और इनसे क्वेश्चन ये बनता है कि सर इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था कब, तो आप कहेंगे सर 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1941 में नेताजी जर्मनी चले गए थे। 43 में इन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाल लिया था, है ना। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मिलन उनके नरेश की इच्छा पर यहां पर था। दोस्तों 10 नंबर आपसे कह रहा है, और 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर देशी रियासत। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो देशी रियासत है ये 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के क्षेत्रों में सम्मिलित किए गए थे जिनकी इच्छा पर, तो वह जहां वहां के जो नरेश थे, वहां के जो राजा हुआ करते थे, उनकी इच्छा के अनुसार देशी रियासत इनमें मिलाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक अक्षांश बराबर जो होता है वो लगभग कितने किलोमीटर के होता है। चलिए अब आप कहेंगे सर अक्षांश की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर लगभग देखा जाए तो 111 किलोमीटर, क्या बताएंगे, 111 किलोमीटर इसका जो ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। लगभग देखा जाए 69 मील के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर अक्षांश दिया, अगर देशांतर दे देता तब क्या बोलते हैं, अगर देशांतर दिया होता तो 113 लगभग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से देश और राजधानी का कौन सा युग्म आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन को लॉक करते हैं, देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है, आपका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताएं भाई। तो आप कहेंगे सर ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, क्या है भैया, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फिर भी कुछ लोग तुक्का मारेंगे। चलिए यहां पर दिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी दिया गया है। अभी बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है क्या भाई, यहां पर जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा हमने पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमें कैनबरा पढ़ा है भाई, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा, ठीक है। जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य शहर है, जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। और जो मैड्रिड है ये यूरोपीय देश स्पेन की राजधानी है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। तो भाई आप कहेंगे ना ही तो फ्रांस मिल रहा है ना तो ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ पर ना तो ए होगा और ना ही तो बी होगा, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अरे सिडनी पहले थी अब नहीं है, इसका मतलब क्या करोगे, वर्तमान को बताओगे कि भूतकाल में पहुंच जाओगे, हैं बाबा बन जाओगे कि बच्चा बनोगे भाई, बाबा थोड़ा बनना है, आधुनिक समय में आपको बच्चा बन के जाना है, आधुनिक समय में आपको पूर्वजों की तरह थोड़ा जाना है कि पूर्वजों की तरह बढ़ोगे। कह रहा है स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। चलिए स्ट्रामबोली जो आपका ज्वालामुखी है ये है कहां पर दोस्तों, ये जवाब देना है। तो चलिए अगर हम आपसे पूछे स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहां पर है, तो 13 का ऑप्शन में से क्या हो सकता है। 13 की अगर बात कर देते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और दोस्तों याद रखिएगा ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लावा वगैरह निकलता ही रहता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं हाँ इसमें अभी जल रहा है, बहुत दूर तक जल रहा है, तो इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है कि यदि वांगहो नदी चीन का शोक है तो बिहार का शोक नदी कौन सी है।
याद रखिएगा कि हुआंगहो नदी, यहाँ पर हुआंगहो है, वैसे होना चाहिए हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये आपकी चीन का क्या है, शोक नदी है। तो वहां पर बताना है बिहार का कौन सी शोक नदी है, तो आप कहेंगे बिहार की शोक, तो बिहार की शोक हो जाएगा कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है, कोसी नदी। याद रखिएगा कि हुआंगहो नदी पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के कारण यहाँ पर मिट्टी जो होती है वह उपजाऊ हो जाती है, और जो उपजाऊ हो जाती है तो आप देखते हैं कहीं गेहूं के मामले में कौन चाइना नंबर 1 है, हर एक मामले में देखो चाइना नंबर 1 पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है, काजू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती कौन सी है। चलिए, आप कहेंगे सर काजू का अगर नाम आया है तो कहीं ना कहीं आप ये शब्द आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आप अगर केरल साइड जाते हैं तो वहां पर लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है। चलिए, राम राम भैया, सभी को राम राम, सभी को राम राम। चलिए, वेरी गुड, खुश रहिए। चलिए देखो यहाँ पर दिया काजू उगाने के लिए किस प्रकार, तो आप कहेंगे लेटेराइट मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, हमने बताया केरल साइड, और आपको मालूम है कि काजू या तो महाराष्ट्र के साइड होता है ज्यादा से ज्यादा, या तो आपको केरल में मिलेगा। तो कुल मिला के ऑप्शन जो बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। हमने कहा भी था कि जो लेटेराइट मिट्टी होती है ज्यादा कोई काम की नहीं होती, इसमें खेती ज्यादा हो नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पर चाय की खेती जो आपकी सबसे ज्यादा होती, चाय की खेती वो आपके लेटेराइट मिट्टी में ही होती है। ये काजू जो भी होता है ये भी लेटेराइट मिट्टी में आपका हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन को लॉक किया जाए कि राष्ट्रीयकृत बैंक आपका नहीं है। अब यहां पर देखा जाए तो इसमें से 100% लोग गलती कर सकते हैं, 100% लोग इसमें गलती कर सकते हैं। तो चलिए फिर जवाब देना है, आपका आंसर है यहां पर राइट क्या हो सकता है, इसका आंसर देना है। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका जवाब आ रहा है 16, किसी का जवाब आ रहा है यहां पर डी नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो भैया यहां पर कह रहा है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। राष्ट्रीय स्टेट बैंक मतलब भारतीय स्टेट बैंक है ना, और इसके बाद दिया 19, देखिए यहां पर जो 1921 ईस्वी आया था, 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता है ना, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इंपीरियल बैंक, इनकी नींव रखी गई थी, ठीक है। 1935 में भारतीय स्टेट बैंक अभियान के तहत यहां पर देखा जाए तो इसे एसबीआई में बदल दिया गया था। यहां पर जो ऑप्शन आया है भैया ऑप्शन डी दे रहे हैं कुछ लोग डी, लेकिन डी हमें लग नहीं रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पर राष्ट्रीयकृत बैंक, अगर हम आपसे बात करें राष्ट्रीयकृत का हुआ था, तो हाँ देखिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यहां पर भारतीय स्टेट बैंक जो आपका ये राष्ट्रीयकृत नहीं है। याद रखिए जो आपका आरबीआई है, आरबीआई, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकृत हुआ था कब, तो आरबीआई का हुआ था 1949 में हुआ था, लेकिन इसकी आपकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1921 में हुई थी, 1921 में। बाद में इसका नामकरण किया गया था, क्या बाद में इसका नामकरण किया गया था 1955 में, क्या किया गया था 1955 में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, यहां पर जवाब देना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर हम 16 में सेटिस्फाइड अभी है नहीं है, ठीक है। आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा सेटिस्फाइड है नहीं है, हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सही हो सकता है लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है, ना आपको संतुष्टि होना चाहिए। इसको हम बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देख लेंगे, क्योंकि कई सारे आपके अपडेट हुए हैं, तो इसको हम बाद में देख करके आपको जरूर बता देंगे, ठीक है ना। हम सेटिस्फाइड नहीं है और आपको भी नहीं होना है। चलिए, कह रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं 17 नंबर में, तो 17 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर जो आपके वित्त मंत्री होते हैं, याद रखिए केंद्रीय वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री या केंद्रीय सचिव, यहां पर सचिव हो जाएगा, ठीक है। सचिव जो होते हैं सचिव, वित्त सचिव, तो वित्त सचिव के आपके होते हैं 1 रुपए के नोट पर या सिक्कों पर होते हैं। लेकिन 10 रुपए के नोट होते हैं या 100 रुपए के नोट, मतलब जो नोट होते हैं उनमें आरबीआई के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं आजादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा है। आजादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार जो आपका 18 नंबर में है, वो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। चलिए, यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर आपका आ रहा है लगभग सबका ए नंबर आ रहा है। कह रहे वस्तु और सेवा कर, जो आपका जीएसटी है ना, जीएसटी में बहुत पैसा वसूल रहे हैं। जीएसटी 2 प्रकार से है, एक तो आपका केंद्रीय हो गया है ना, तो कुल मिला के देखा जाए तो 101 नंबर का संशोधन हुआ था जिसमें से ये स्थापित किया गया था। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सुमेलित हैं, कौन सी योजनाएं सुमेलित है, यहां पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन को लॉक करें। चलिए, यहां पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया ये आपका 2014 में आया था,
और ये 25 सितंबर में। पहला तो पॉइंट आपका सही दिया गया है, मतलब ए बार आपका हो जाएगा। फिर कह रहा है स्टार्टअप इंडिया, ये अगस्त 2015 में आया था, अगस्त 2015 में आया था, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये अगस्त 2015 में आया था, ठीक है ना, तो ये तो आपका गलत दिया गया बी नंबर, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया अप्रैल 2016 में आया था, ठीक है, तो ये गलत हो गया, उल्टा हो गया है ना। और इसके बाद देखा जाए तो राष्ट्रीय विनिर्माण ये 1 नवंबर 2011 को आया था, तो यहां पर देखिए इसका डी आ गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहां पर आंसर बनेगा आपका जो है सी और डी। सी और डी कहां पर है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1985 में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया, यह राष्ट्रों के लिए उपभोक्ताओं और उपभोक्ता वकालत और समूहों की सुरक्षा के उपायों को अपनाने का एक उपकरण था। क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहां पर संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, कह रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मूल रूप से देखा जाए तो एक प्रस्ताव, एक नियम एक अपनाया था, जो कि 1985 के संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक निर्देश अपनाया था। यह राष्ट्रों के लिए उपभोक्ता चाहे वकालत हो या समूह हो, उनकी सुरक्षा का एक उपकरण है। सुरक्षा का दायित्व जो था वो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित यहां पर बताना है जो समितियां थी और इनकी अनुशंसा है। यहां पर 21 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा, यहां पर क्या हो सकता है, तो चलिए यहां पर आपसे कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति। आप कहेंगे सर बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायत के त्रिस्तरीय व्यवस्था से था, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था आपका यहां पर देखो 2 हो जाएगा, है ना। अशोक मेहता समिति पूछे तो आप कहेंगे द्विस्तरीय व्यवस्था थी, तो द्विस्तरीय व्यवस्था यहां पर इसका 1 हो जाएगा। और एल एम सिंधवी जो आपके थे, एल एम सिंधवी ये आपके पंचायती राज संस्था में संवैधानिक संस्थाओं का दर्जा दिया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका यहां पर 3rd हो जाएगा। तो आपका आंसर जो बनेगा यहां पर 2 1 3 बनेगा। 2 1 3 कहां पर है, यहां पर ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर दिख नहीं रहे होगा, हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं। यहां पर 22 नंबर है, ऑप्शन को लॉक करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार सभी लोग बताएंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। चलिए 22 का ऑप्शन आ रहा है 22। चलिए तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन इसका जो आ रहा है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीति निर्देशक तथ्यों के संदर्भ में विचार करना है। यहां पर 23 नंबर आपसे कह रहा है कि संविधान का जो भाग आपका चौथा है ये नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख करता है। पहला पॉइंट तो सही है। अनुच्छेद 36 से 51 तक आपका इनका उल्लेख किया गया है, ये भी आपका सही दिया गया है ना। यहां पर दिया भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। मतलब तीनों ही पॉइंट आपके यहां पर सत्य हैं, तो ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति यहां पर दी गई है। दोस्तों बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। यह है अनुच्छेद 224। कौन है, अनुच्छेद 224, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर राइट हो जाएगा। मतलब किसी भी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से एक कार्य में वृद्धि हो सकती है, उसके आकार में वृद्धि होगी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, वित्त आयोग जो आपका है ये कैसा निकाय है। वित्त आयोग जो आपका है ये कैसा निकाय है, यह जवाब देना है 25 नंबर में। आप कहेंगे सर वित्त निकाय देखा जाए तो ये एक प्रकार से कैसा है, न्यायिक है, अर्ध न्यायिक, सलाहकारी है, केवल सहकारी है, पूर्ण न्यायिक और सलाहकारी है। दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। याद रखिएगा अर्ध व सलाहकारी यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। आपको मालूम है कि ये संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल नंबर 280 में संविधान में उल्लेख किया गया है। और जो राष्ट्रपति होता है प्रत्येक 5 वर्षों में यहाँ पर नया गठन इसका करता है ना, क्या नया गठन करता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन की खोज के लिए बोला गया है। अब आप ये बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने किया था। चैडविक कहां पर है, ऑप्शन बी पर दिया गया है चैडविक, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा चैडविक की खोज के लिए 1935 में, कितने में, 1935 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। अगर मैं आपसे पूछे 1935 में अगर इनको दिया गया था तो आपको क्वेश्चन ये बताना है कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी कब हुई थी। बताइएगा कि भैया अगर इनको 1935 में दिया गया था ये पुरस्कार, तो ये आप बता दीजिए कि यहाँ पर नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी, किसी को मालूम है क्या?
अगर मालूम है तो एक बार सभी लोग जवाब दे दीजिए कि कब से शुरुआत हुई थी। 1901 थी, बिल्कुल सही है, 1901 से शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की, याद रखिएगा, ठीक है, 1901 से शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अपने भारत में दिया गया था 1913 में, आपकी किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो दोस्तों इस चीज को हमने पढ़ाया है ना। 27 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो ये न्यूटन का गति विषयक नियम है। ये अगर वस्तु रखी हुई है, जब तक इसमें हम कोई बल नहीं लगाएंगे ये अपनी जगह से हटेगी नहीं, है ना, ये अपनी जगह से नहीं हटेगा। ये आपका न्यूटन का पहला ही नियम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या होता है। अब आप कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं ना कहीं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है शुष्क बर्फ होती है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, शुष्क बर्फ आपका जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या होता है। गोबर गैस में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर गोबर गैस, और गोबर गैस में देखा जाए तो आपकी मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का पावर प्लांट भी कहते हैं। कोशिका का पावर प्लांट जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब देना है। चलिए भैया देखिए क्लास में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हमने देखा था कि आज कितने स्टूडेंट हैं जो अपने तरफ से यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे ना बोलने के बावजूद भी यहाँ पर कितने लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं। आज हमने क्लास में बोला भी नहीं था और उम्मीद के साथ उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर हमें बोलना नहीं पड़ेगा, याद दिलाना नहीं पड़ेगा। आपकी याददाश्त इतनी मजबूत है कि नहीं, आप लोग यहाँ पर जरूर लाइक कर देंगे, है ना। तो भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं अगर लाइक शेयर नहीं किए हैं तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लड़के कह रहे हैं कि लड़कियों ने लाइक नहीं किया है। क्या ऐसी बात है क्या भाई? लड़के कह रहे हैं कि लड़कियों ने लाइक नहीं किया है और कुछ लड़कियां कह रहे हैं लड़कों ने लाइक नहीं किया है। तो भैया अगर नहीं किया है तो एक बार सभी लोग जितने लोग हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबने लाइक किया ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जिनको याद नहीं रहा है, जिनको याद नहीं रहा है वो लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इसका जवाब दीजिए। कह रहे किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर का ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर 30 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये होता है माइटोकांड्रिया। ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकांड्रिया। आपका जो आंसर आ गया है बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पर दोस्तों बताना है स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। दाल कैसी है, मई 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 दिया है, गर्दन दिया है, दर्द दिया है। 36 नंबर आंसर देना है। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो भैया आप कहेंगे दाल कैसी है, मई का महीना मई, है ना, ये मई भी इसमें आएगा, है ना, जून जुलाई अगस्त, ये जुलाई कैसी है, मई कैसी है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए दर्द कैसा है, दर्द कैसा है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दर्द जो आपका है ये आपका आंसर हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, ठीक है। दाल मई गर्दन ये जो आपकी होंगी स्त्रीलिंग में होंगी। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा कुछ महीनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है। दोस्तों मुहावरा नहीं है, बहुत समस्या होती है बच्चों को, लेकिन हमने कहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या होता है दिमाग लगाना पड़ता है। कह रहा है आस्तीन का सांप उल्लू बनाना, कमर टूटना और दूर के ढोल सुहावने होना। देखो दूर के ढोल सुहावने होना ये भैया क्या है, मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है ना। कहते हैं ना कि जो प्यार होता है कहीं ना कहीं लगाव होता है ना, दो दोस्तों के बीच या किसी के बीच, वो दूर वाला ज्यादा बेस्ट होता है। जब ये पास आ जाते हैं ना तो वो प्यार रह नहीं जाता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आंसर है डी नंबर, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ऑप्शन डी बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ाने क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। अब आप कहेंगे सर जी जंगल में आग लगी है तो जंगल में कौन रहेंगे, दानव रहेंगे। क्या रहेंगे, दानव रहेंगे। और ऐसा शब्द कहीं मैच कर रहा है क्या, ऐसा कोई शब्द मैच कर रहा है, देखो दावानल, दानव दावानल, जंगल में रहते कौन, दानव। तो ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। समुद्र में अगर आते हैं कह देंगे समुद्र में, तो आप कहेंगे समुद्र में बाढ़ आ गई और बाढ़ से आगे बड़वा नल हो जाएगा, है ना। और पेट में होती है जठर ग्रंथियां, तो पेट में होती हैं जठराग्नि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से इंद्रधनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। दोस्तों बताना है कि इंद्रधनुष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर जवाब इनमें से क्या बनेगा। चलिए अब आप कहेंगे सर इंद्रधनुष की पर्यायवाची कह रहा है, तो हम आपके आंसर को लॉक कर देते हैं। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर 39 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सर दिया गया है, सर, है ना। और दोस्तों सर जो होता है ये बाढ़ का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सर
बाण का पर्वची है। यहाँ पर धनुष पूछा गया था, और धनुष का होता है क्या, पिनाक होता है, कमान होता है, सारंग होता है, धनु होता है। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विपद का विलोम क्या हो जाएगा। विपद का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, विपद का विलोम। अब आप बताइए विपद का विलोम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 40 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर संपद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त 2023 को, जो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दिया है। दोस्तों ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया है और आप सभी लोग जवाब देंगे, यहाँ पर आंसर आपका हो क्या सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा सी नंबर है। याद रखिएगा कि 76 आपके पुरस्कारों को दिया गया है, याद रखिएगा घोषणा की गई है 76, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है। करंट अफेयर अगर आपकी बेस्ट है तो सब कुछ बेस्ट है ना। अगर करंट अफेयर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल जीएस में बेकार है ना। मैथ में भैया थोड़ा नहीं आता है तो कम से कम कुछ तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर को ज्ञान नहीं लिया, करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, तो फिर जीके तो बर्बाद हो ही जाना है। इसलिए जीके जरूर पढ़िएगा। अलग से क्लासें भी, मैराथन क्लासें भी आपको दी जाएंगी, है ना। दोस्तों यहाँ पर देखिए 52 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये जो आपका आ रहा है आदित्य L1, ठीक है, क्या आदित्य L1 नामक ये अंतरिक्ष यान के रूप में सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित भारत का ये पहला अंतरिक्ष मिशन का प्रक्षेपण किया गया। तो आप समझेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक तपेदिक रोग को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप कहेंगे सर ये तपेदिक रोग को लक्ष्य अर्थात जो टीबी है इसको खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 53 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 2025 तक लक्ष्य रखा है, लेकिन होगा नहीं इसकी हम गारंटी हम ले रहे हैं। हो ही नहीं सकता, ऐसी बीमारियां ऐसी बीमारियां पनप रही हैं और शरीर में जो चीजें मिलना चाहिए हो नहीं रहा, कुपोषण से लोग मर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सरकार जो भी बोलना चाहे बोल दे कि यहाँ टीबी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, अभी भी बहुत केस मिलेंगे। अभी बोलते हैं पोलियो खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, बहुत ऐसे केस मिल गए हैं पोलियो को। ठीक है ना। अब आज के समय में क्या होता है, जब बच्चा पेट में आता है पहले से अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, बच्चा गड़बड़ होता है तो उसको गड़बड़ वो करवा देते हैं, तो पोलियो के व्यक्ति निकले आते आ ही नहीं पाते हैं और कहते हैं पोलियो खत्म हो गया है। मतलब सरकार कुछ भी बोल देगी, है ना, पहले से ऐसा सिस्टम कर देगी, कहेगी भाई ये पोलियो खत्म हो गया, ऐसा है नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका ये नंबर है 2025 जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2022-2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जो जीडीपी है वो कितने % रहने का अनुमान है। यहाँ पर दोस्तों आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर 54 का ऑप्शन देना है। और 54 की अगर बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 से लेके 6.8% तक रह सकती है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने हेतु सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। ये कहते हैं कि हमको जॉब ही नहीं देना है और कह रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी हो रही है अपने देश में, अपने भारत में। अगर डॉक्टरों की कमी हो जाए तो बेकार है। अरे जब कमी हो रही तो उत्तर प्रदेश से डॉक्टर ले लीजिए, इतने डॉक्टर बन रहे हैं, है ना, लेकिन वैकेंसी नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी हो रही है। कैसा बेवकूफ बना दिया, डॉक्टरों की कमी कह रहे हो रही है। देखिए 62 से यहाँ पर 65 वर्ष कर दिया है, कौन सी सरकार है, यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश है ना। ये उत्तर प्रदेश ये ऐसा कर सकता है कि कहेगा भैया यहाँ पर डॉक्टर की कमी नहीं है ना, कमी हो रही है बहुत और वैकेंसी निकालेंगे नहीं। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक वर्ष क्या दिया गया है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 56 में, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या रही है। यहाँ पर इसकी जो थीम रही है वो आपका रहा है क्या, वन लाइफ वन लीवर, वन लाइफ वन लीवर। लीवर आपको एक ही बार मिलेगा, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। हेपेटाइटिस दिवस आपके 28 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि किस देश में प्रथम बार एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति गोनकोकेक नैनोई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये शाकाहारी डायनासोर थे, है ना। तो दोस्तों ये जो आपके मिले हैं वो आपके कहां पर मिले हैं, 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके, ये आपकी चिली में मिला है दोस्तों। चिली इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में एक जगह और मिले हैं, अभी हाल ही में जैसलमेर जो है, जैसलमेर जानते होंगे,
वहां भी शाकाहारी डायनासोर का अवशेष मिला है। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया था कि जो थार का रेगिस्तान है, थार के रेगिस्तान में जीवाश्म मिला है और भारत के थार का भारत के जो थार का डायनासोर है उसको नाम भी दिया गया था। तो ये आपके अपने भारत में भी मिला था, जैसलमेर में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि जून 2023 में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों ये प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय आयोग है ना। तो भैया जनजातीय खेल महोत्सव है और कहेंगे सर जी ये हुआ है आपके ऑप्शन कहां पर, सी नंबर भुवनेश्वर जो कि आपके उड़ीसा में। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। पुरुष और महिला दोनों वर्ग को यहाँ पर चैंपियन रहा है। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जुलाई 2023 में किसकी नियुक्ति जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष पद पर हुई है? 59 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, इनका नाम है जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्किनेवा, इनका नाम है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस राज्य को आंधूर पान के पत्तों के लिए हाल ही में भौगोलिक अर्थात जीआई टैग दिया गया है? बताइएगा किस राज्य को मिला है आंथूर पान, क्या आंथूर पान है? और ये जो आंथूर पान है ये पत्ता आपके तमिलनाडु राज्य का कृषि विपणन बोर्ड ने बताया है। इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा तमिलनाडु, इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में एक जिला पड़ता है थुथुकुडी, ठीक है, वहां पर आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर राइट होगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, सभी को जवाब देना है। और देखिए जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए ऑप्शन बनेगा डी नंबर 29 जुलाई, क्या 29 जुलाई जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों 12 मई को क्या मनाते हैं, 12 मई को मनाते हैं नर्स दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। 5 मई एक आता है, 5 मई को विश्व सुनामी जागरूकता मनाते हैं। और 10 जनवरी तो आप सभी को पता ही होगा, और पता है तो जल्दी से बताइएगा कि 10 जनवरी को क्या मनाते हैं। आप कहेंगे सर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, क्या विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताइएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर याद रखिएगा कृषि क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे बोरलॉग को कहा जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। अगर पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे एमएस स्वामीनाथन, है ना, एमएस स्वामीनाथन जो आपके हैं उनको कहा जाता है। और वो 2023 में क्या हो गए, भगवान जी के पास चले गए, अर्थात इनका 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है, जो आपके स्वामीनाथन है ना। और देखना अभी आपको एक पुरस्कार भी चालू होगा, इनके मरने के बाद पुरस्कार चालू होगा कि स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया। ये आपको जल्दी मिलेगा कि भारत का पहला स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया, है ना, ये चीज आपको देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट के आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा स्थित है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा जो आपके स्थित है वो आपके कहां पर, इसका जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या है। लगभग सभी का जवाब आ गया है। छोटा इमामबाड़ा हो या बड़ा इमामबाड़ा, ये आपके कहां पर है, लखनऊ में है, कहां पर है, लखनऊ में है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो अपनाया गया ये कब अपनाया गया था, क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया क्योटो प्रोटोकॉल ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या था, एक समझौता हुआ था, इसलिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनको रोकने के लिए है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा आपके 1997, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गोवा का लोकगीत क्या है, गोवा का लोकगीत क्या है, गोवा का। तो भाई गोवा का अगर पूछे तो आपका मांडो, क्या है, मांडो, कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, नंबर राइट हो जाएगा। मांडो एक संगीत रूप आता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। प्योंगयांग जो आपकी राजधानी है वो किसकी राजधानी है, यहाँ पर जवाब देना है। प्योंगयांग जो राजधानी है वो किसकी राजधानी है, क्या जवाब देंगे आप सभी लोग, जल्दी से बताइए आपका आंसर में से क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे प्योंगयांग जो आपका है ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर कोरिया की है, किसकी है, उत्तर कोरिया की राजधानी है। और क्वेश्चन पूछे आपसे पूछें, आप बताइएगा वियतनाम की राजधानी क्या है, चलिए बताइए जल्दी से। वियतनाम की राजधानी आप कहेंगे हनोई है, क्या है, हनोई है, जो कि पूछी जा सकती है और पूछा जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आप बताएंगे कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी नाम पे है, क्या है, नाम पे है, नाम पे है जो आपका है ये कंबोडिया की राजधानी है। अगर आपसे पूछे दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है तो क्या जवाब देंगे,
बताइएगा कि दक्षिण कोरिया की राजधानी पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? तो दक्षिण कोरिया की क्या है? तो आप कहेंगे सियोल है। क्या है? याद रखिएगा सियोल जो आपके है ये दक्षिण कोरिया के है। कहां के है? आपके दक्षिण कोरिया के है, ठीक है ना। और अगले पॉइंट में पूछें, आपसे पूछे अगर ब्राजील की राजधानी, क्या पूछें? आपसे पूछे ब्राजील की राजधानी, हम महत्वपूर्ण वाले जितनी भी राजधानियां हैं आप ये बताइए ब्राजील की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करिए ब्राजील की राजधानी क्या है। और एक और बताइए अर्जेंटीना की राजधानी, अर्जेंटीना भी पूछी जा सकते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? यहां पर बताइए अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बता दीजिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो आप कहेंगे सर जी ब्राजील की राजधानी क्या है? आपकी ब्रासीलिया। यहाँ पर अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो आपकी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि भैया आपको बताना है जापान की राजधानी, तो आप कहेंगे सर जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो है। अगर पूछे यूके की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे सर यूके की राजधानी, जल्दी से बताइए। मिस्र की राजधानी बता दीजिए तब तक। यूके की राजधानी क्या है? तो आपकी यूके की है लंदन, ठीक है ना, याद रखिएगा लंदन हो जाएगा। अगर पूछे मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। क्या है? काहिरा हो जाएगा, काहिरा मिस्र की राजधानी हो जाएगी। अगर आपसे पूछे दक्षिण अफ्रीका, क्या दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, तो आप कहेंगे सर दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, ये आपने मॉडल पेपर में पढ़ाया था। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां याद रखिएगा, प्रिटोरिया है ना, और दूसरी आपकी कौन है? ब्लामफोंटेन है, और तीसरी आपकी है केप टाउन। क्या है? केप टाउन है। एक लास्ट बता दीजिए कि भैया आपके कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी कितने लोग यहाँ पर बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, कनाडा की राजधानी यहाँ पर बताना है जल्दी से। चलिए तो ये देखिए कनाडा की राजधानी, तो कनाडा की राजधानी जो आपकी है ओटावा है। क्या है? ओटावा है, देखिए ओटावा है। यही राजधानी बार बार पूछी जाती है, यही राजधानी घुमा फिरा के बार बार पूछी जाती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एनीहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? बताइएगा कि एनीहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है, यहां पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए 67 नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए। दोस्तों 67 की अगर बात करते हैं तो ये है आपके वी आर अम्बेडकर जी हैं। कौन ऑप्शन बनेगा? ए नंबर है, वी आर अम्बेडकर इनका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? हमने आपको बताया था 7 सिस्टर के बारे में, और ये बताएगा कि 7 सिस्टर में कौन सा आपका नहीं आता है। दोस्तों हमने कहा था 7 सिस्टर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है ना, और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये आपका आता है। लेकिन भैया 8वां जो आपका ये भाई है, कौन है? यहाँ पर जो आपका है सिक्किम, इन सब की रक्षा करता है। कौन? ये सिक्किम करता है। तो दोस्तों अगर पूछे 8वां 7 सिस्टर में कौन, 8वां सिस्टर कौन है, तब आप कहिएगा सिक्किम है, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा बी नंबर, सिक्किम आपकी इसमें नहीं आता है। क्लियर है? और अगर कभी शामिल किया जाएगा तो सिक्किम को इसमें से शामिल किया सकता है, ठीक है ना, तब वो फिर आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको बोला क्या जाता है? शायद यही बोला भी जाता है, जो सिक्किम है, सिक्किम को दोस्तों याद रखिएगा, सिक्किम राज्य को 7 सिस्टर के ब्रदर स्टेट के नाम जानते हैं। ये 7 बहनों का भाई है। कौन? ये सिक्किम कहा भी जाता है, ठीक है। 7 बहनों का भाई किसे कहते हैं? सिक्किम को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? चलिए बताइएगा यहाँ पर कि दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके है कहां पर, इसका आंसर देना है। अब आप कहेंगे सर दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर कहां पर है? ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय पार्क भी आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है कहां पर? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है ये कहां पर, इसका आंसर देना है। 70 नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए। जितने भी साथी जुड़े हैं 70 नंबर का ऑप्शन जल्दी से कमेंट करें, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहां पर आंसर देना है। जल्दी से बताइए भाई, जब बताएंगे तभी आंसर आपका बनेगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों 70 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा नागपुर कहां पर है? याद रखिएगा कि जो आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है ना, ये कहां पर है? तो आपके नागपुर में है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो यहाँ पर देखा जाए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वन अनुसंधान कहां पर है। वन अनुसंधान अगर पूछा जाता वन अनुसंधान तो आप देहरादून बता देते, है ना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान पूछा जाता तो आप लखनऊ बता देते, ठीक है ना, लखनऊ बता देते। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट देखो दिया गया है, कह रहा है कृषि उत्पादन में भारत और विश्व में जो आपका प्रथम है।
ये भैया आपको पॉइंट याद रख लेना है क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखो अगर आपसे पूछे कि भाई चावल के मामले में कौन नंबर 1 में है, क्या जवाब देंगे आप, है ना। अब आपको ध्यान से देना है, ये अपडेट आपका और इस अपडेट को ध्यान से देना है। और जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर पढ़ते रहिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज देते हैं, आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पर वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आपसे पूछे सर कि चावल अगर पूछे तो चावल अपने भारत में कहां होता है, तो आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल आपका है, चावल नंबर 1 में है। लेकिन अगर आपसे पूछे विश्व में आपका कौन है, तो आपका जो चाइना है चावल नंबर 1 यहीं पर होता है। अगर पूछे गेहूं और आलू में, तो गेहूं और आलू में उत्तर प्रदेश अपने भारत में नंबर 1 है, वहीं पर विश्व में आपका जो चाइना है वो आपका नंबर 1 हो जाएगा। अगला है मक्का के मामले में, तो मक्का में अपने भारत में दोस्तों जो आपका कर्नाटक है, मक्का अपने भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा होता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि अमेरिका विश्व में नंबर 1 आपका है। अगला है दलहन अर्थात दालें, दालों के मामले में देखा जाए तो भारत ही नंबर 1 है। और उसमें से पूछे कौन सा राज्य नंबर 1 है, तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश जो आपका है वो नंबर 1 आपका है, ठीक है ना। अगला दिया है मूंगफली, जब मूंगफली की बात आती है तो आप कहेंगे सर मूंगफली के मामले में आपके भारत में गुजरात नंबर 1 है और विश्व में आपका चाइना नंबर 1 है। गन्ना के मामले में पूछे तो गन्ना के मामले में ब्राजील विश्व में नंबर 1 है और आपके भारत में उत्तर प्रदेश है नंबर 1 है। अगला जूट के मामले में, तो जूट के मामले में भारत ही नंबर 1 है, याद रखिएगा। और उसमें भी पहला नंबर जो आपका है वो आपकी पश्चिम बंगाल का है। अगला दिया गया तंबाकू, दोस्तों तंबाकू की अगर बात कर लेते हैं तो तंबाकू आपके चीन में नंबर 1 है। और दोस्तों याद रखिए आंध्र प्रदेश में तो आपका गुंटूर जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। अगला आपसे कह रहा है प्राकृतिक रबर, दोस्तों प्राकृतिक रबर के मामले में विश्व में दोस्तों थाईलैंड जो आपका है नंबर 1 है और भारत में पूछे तो आपका केरल नंबर 1 है। कॉफी के मामले में जो आपका ब्राजील है ये विश्व में नंबर 1 आपका है। और अगर पूछे कर्नाटक तो कर्नाटक अपने भारत में नंबर 1 है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आते हैं अगला पॉइंट। देखो यहां पर दिया गया है सूरजमुखी, और अगर आपसे पूछे भैया सूरजमुखी आपके विश्व में कहां पर, यूक्रेन आपने सुना होगा, सूरजमुखी का तेल भी वहां पर आता भी है। तो याद रखिए सूरजमुखी में जो कि विश्व में यूक्रेन आपका फर्स्ट नंबर में है और कर्नाटक आपका अपने भारतीय राज्यों में नंबर 1 है। ज्वार की अगर बात करते हैं, ज्वार विश्व में अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है और अपने भारत में कौन सा नंबर 1 है, महाराष्ट्र हो जाएगा। कपास की बात करते हैं दोस्तों, कपास में नंबर 1 कौन है, चीन है। कौन है, चीन है। और दोस्तों याद रखिए अपने भारत में कौन है, तो आपका गुजरात आपका नंबर 1 हो जाएगा। अगला दिया गया है प्याज के मामले में, तो दोस्तों प्याज के मामले में चीन आपका नंबर 1 है और भारत में कौन है, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है चाय के मामले में, तो चाय के मामले में चीन आपका नंबर 1 है और भारत में कौन, असम हो जाएगा। अगला है चीनी के मामले में, तो चीनी दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर भारत आपका क्या है, यहाँ पर नंबर 1 आपका है। अब यूपी में भी आपका नंबर 1 हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है सोयाबीन, तो सोयाबीन अमेरिका में है और मध्य प्रदेश में आपका नंबर 1 मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है दूध के मामले में, तो दूध के मामले में दोस्तों याद रखिएगा कि जो भारत है वो नंबर 1 है और नंबर 1 में राजस्थान आपका नंबर 1 है। पहले यूपी था, अब कौन है, राजस्थान हो जाएगा। यहां पर दिया गया है मसाला, तो मसाला के मामले में भारत ही नंबर 1 है और सबसे ज्यादा दोस्तों मध्य प्रदेश है, केरल नहीं है, मध्य प्रदेश लगाइएगा। अब ये अपडेट हो गया है। अगला आपसे कह रहा है कि कुल तिलहन के मामले में भारत नंबर 1 में है और इसमें राजस्थान जो आपका है राज्यों में वो आपका सबसे नंबर 1 हो जाएगा राज्यों में, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, लव यू ऑल, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।